ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डाइपोल हम लोग देख लिए हैं। डाइपोल से फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ये दो पॉइंट्स पे हम लोग डाइपोल के एनालिसिस कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि डाइपोल से उसका मोमेंट क्या होगा, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। अगर किसी भी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो बेसिकली टॉर्क, ड्यू टू डाइपोल placed in an uniform electric field ठीक है भाई। ये क्या है कि एक डाइपोल है जो कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उसके कारण हमें कितना टॉर्क मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। चलो भाई, तो क्या है कि पहले तो हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लें। लेट दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको पता है कि ये इस तरफ से इस तरफ को जा रहा है, पॉइंटेड इस तरफ है, तो आपको पता है भाई ये वाला पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज हमेशा होता है, और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ को जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। सपोज करो कि इसी फील्ड में आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज ये प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास Q है, ये भी Q है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। मान लो कि ये, ठीक है भाई, ये इस एक्सिस के साथ इसका जो ये एक्सिस है, ये आपके पास 2L लेंथ है, तो ये जो है ये इसके साथ सपोज करो कि ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। देख लो भाई, ये जो डाइपोल मोमेंट है, सॉरी ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल इस x या वेक्टर E के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब हमें निकालना है कि भाई कितना, चूंकि ये लेंथ 2L है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। ठीक है, और आपको पता है कि भाई ये फील्ड अगर इस डायरेक्शन में से लगा हुआ है तो ये तो पॉजिटिव साइड हुआ, ये नेगेटिव साइड हुआ। तो पॉजिटिव साइड पे भाई ये और इस पे देखिए, ये जो चार्ज है, इस वाले चार्ज पे क्या होगा कि, या यूं बोलिए आप इसको नेगेटिव ले लीजिए, इसको पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा आगे के क्वेश्चन करने में। तो होगा क्या भाई कि ये तो पॉजिटिव वाला साइड हुआ, इस पे इस तरफ को एक फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ को आना चाहेगा, ये नेगेटिव साइड है और ये इस तरफ को आना चाहेगा। ठीक, तो क्या होगा कि इस जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के अबाउट, जैसे आपके पास यही है, इस पे क्या है, ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम इस तरीके से घूम जाएगा। तो इस तरीके से जब घूमेगा तो ये भाई एक फिक्स, ये जो है ये फिक्स पॉइंट के अबाउट, ये ऐसे है, ये ऐसे होना चाहेगा। जब ऐसे होना चाहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या होगा, रोटेट होगा। जब ये एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा तो ये क्या एक प्रोड्यूस करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इस ई फील्ड के कारण, यही हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, आपको पता है भाई टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क
टॉर्क क्या होता है भाई? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, ठीक, परपेंडिकुलर साइन है। तो अब ये बताइए जरा, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स तो आपके पास मिल जाएगा, क्योंकि ये Q है और ये E है, तो इस पे फोर्स कितना मिलेगा? Q इंटू E। ये टॉर्क का जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा? ये Q इंटू E, ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा? एक टॉर्क। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या? इन दोनों के बीच में, ये और इसके बीच में कितना, कितने से ये टॉर्क जो है ये टर्न होगा, ये लेंथ हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, या इसी को हम लोग अगर Q इंटू 2L एक तरफ कर लें और यहाँ पे E इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L, आपको पता है भाई ये P हो जाएगा इंटू P ई साइन थीटा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंस P इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू 2L। ये हमारे पास क्या दे देगा? एक टॉर्क, ठीक है। अब देखिए भाई, ये टॉर्क क्या है? टॉर्क आपका, चूंकि ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो डाइपोल मोमेंट है ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे साइन थीटा लगा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। और इस टाउ का डायरेक्शन कहाँ होगा? आप देखिए जरा, मान लो ये भाई, ये जैसे ये P था, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ P का डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। अब मैं देखो जरा, अगर मैं टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा? ये आपके पास है वेक्टर P और ये है वेक्टर E, ठीक है। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जो है डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, ऐसे, ठीक है। तो ये A से B की तरफ, ये P से Q E की तरफ को जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, थीटा एंगल बना रहा। तो ये जो होगा, जो थंब होगा, थंब क्या देगा आपका? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ये P से E की तरफ को, P से E की तरफ को कर्ल करोगे तो थंब क्या देगा? पॉइंटेड इनवर्ड, ठीक है। ये जो टॉर्क देगा, ये मैं इसको क्रॉस से शो कर दे रहा हूं। क्रॉस मींस क्या होता है? इनवर्ड, ठीक है, ये इनवर्ड हो जाएगा, ये देगा टॉर्क का डायरेक्शन। और इसका डायरेक्शन कहां होगा? इनवर्ड, हाँ, इनवर्ड कहां? इनवर्ड टू द व्हाइट बोर्ड। P E, P से E की तरफ को आप जो है इसको कर्ल करोगे, P से E की तरफ को, P E, तो ये थंब क्या देगा आपको? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, इस तरीके से। तो टाउ इक्वल्स टू P साइन थीटा। इसका यूनिट क्या होगा भाई? टॉर्क का यूनिट क्या होता है? जाहिर सी बात है न्यूटन मीटर। ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स न्यूटन, ये डिस्टेंस मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है भाई। चलिए, इतना आप लोग इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है भाई, इसको इरेज किया जाए। चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं आगे। इसमें और कुछ है नहीं। आप देखिए यहाँ पे आप ये साइन थीटा की अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग जो है निकाल सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, व्हेन थीटा इज 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है भाई, जब ये दोनों सेम एंगल में रहेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क आपके पास 0 मिलेगा। अब टॉर्क मैक्सिमम कब मिलेगा? ये टॉर्क मिनिमम हुआ 0। और व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या मिलेगा मुझे? मैक्सिमम। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? PE, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा PE, ये मैक्सिमम टॉर्क दे देगा। ये तो अलग अलग केस है, आप थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो जो है चेंज करता जाएगा। चलिए भाई, इसको आप लोग नोट करिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग।
चलो भाई अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो डाइपोल मोमेंट पढ़े हैं थोड़ा सा इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बहुत आसान सा कि 2 पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम and -5 microcoulomb are separated by 1 mm. Find the dipole moment। ठीक है भाई, इसमें करना क्या है? बेसिकली करना कुछ नहीं है, टाइम पास करने के लिए बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। आपको करना क्या है भाई, यहाँ से बोला गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पे ये -5 माइक्रोकूलम का है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 mm। 1 mm बराबर 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस का दिया है। आपको बोला गया है कि मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P = Q × 2L। 2L यहाँ पे क्या है? 1 × 10⁻³ मीटर। रख लो। Q आपके पास कितना है? 5 माइक्रो, मतलब माइक्रो मीन्स क्या है? 10⁻6। 2L क्या है? 10⁻3। ये क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻9। या ऐसी को आप लिख सकते हो 50 × 10⁻10। ये क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 50 एंगस्ट्रॉम। क्या कूलॉम मीटर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग शायद बताना नहीं चाहिए लेकिन जो है कर लो। चलो अब इसके आगे से क्वेश्चन देखते हैं एक दूसरा। चलो भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लेस्ड 30 डिग्री विथ फील्ड, विथ यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, आगे लिखो भाई। दे एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ, वो एक्सपीरियंस कर रहा है एक टॉर्क 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। आपको फाइंड करना है, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल। ठीक है, ये भी आपका एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो पुराना था उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है भाई? एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, और क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना? 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम। और क्या गिवन है भाई? टॉर्क गिवन है कितना? न्यूटन मीटर। आपको पूछा गया है क्या गया है? P। एक बात ध्यान रखना, कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को करते समय, ठीक है, कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को करते समय आप लोग एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के उसको एनालाइज करिए। क्वेश्चन जितना हो सके आप उसे उसके थ्रू डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद जो जो क्वांटिटी गिवन है, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फिजिक्स के पार्ट में जो जो क्वांटिटी गिवन है आप पहले उसको लिखिए। ठीक है, गिवन क्वांटिटी लिखा करिए।
इसके बाद जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसको लिखिए आप, वो यहाँ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो पूछा गया है और जो गिवन है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है? अगर नहीं है, अगर फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूले को पुट करके वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके लास्ट में न्यूमेरिक वैल्यू को पुट करिएगा, जिससे देखोगे आप लास्ट न्यूमेरिक वैल्यू पुट करने से बहुत सारी क्वांटिटी ईजिली कैंसिल आउट हो जाती है, तो वहाँ पे आपका कैलकुलेशन और टाइम दोनों बचता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया गया है तो आप देखो कि वो फॉर्मूला बन कहाँ से सकता है, हम कैसे फॉर्मूले को बनाएंगे, तो आप वहाँ से फॉर्मूले को बनाइए, फॉर्मूले को बना करके तब जाके उससे सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये स्टेप्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, फिजिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाई गिवन है, पी पूछा गया है, आपके पास टॉर्क पता है क्या होता है, पी ई साइन थीटा। ठीक है भाई, यहाँ टाउ दिया गया है, ई दिया गया है, थीटा दिया गया है, पी आपसे पूछा गया है, तो पी क्या हो जाएगा यहाँ से, टाउ अपॉन ई साइन थीटा। ठीक है भाई, टाउ आपके पास कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻26, ई कितना है 10⁴, और थीटा कितना है 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, ये आपको आपके पास पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक से लिख दो भाई 1/2, ये 1/2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ कितना आएगा 18, और ये चला जाएगा ऊपर, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 26 और -4 30 हो जाएगा, तो P आपके पास कितना मिलेगा 18 इंटू 10⁻⁻30 क्या कूलॉम मीटर। ठीक है भाई, एक बात याद रखना कि कभी भी यूनिट को कोई भी क्वेश्चन करना, आप फिजिक्स में फिलहाल अगर आप यूनिट प्लेस नहीं करोगे तो वहीं पे ही क्वेश्चन को गलत माना जाता है, और बोर्ड में इस यूनिट को प्लेस ना करने पे मार्क्स भी कटते हैं। जनरली इसका मार्क्स तो पूछा ही जाता है भाई, ये कटेगा ही अगर आप यूनिट प्लेस नहीं कर रहे हो तो। ओके, चलिए भाई अच्छी बात है। अब चलते हैं कुछ आगे की तरफ, क्वेश्चन बढ़ाएं। इसे आप लोग जो है समझ लिए हो क्वेश्चन तो नोट कर लो, फिर चले आगे क्वेश्चन लिखें। मैं इसको इरेज करके एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। चलिए भाई, एक क्वेश्चन हम लोग जो है जो किए थे लास्ट लेक्चर में, डेरिवेशन, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल और इक्वेटोरियल, उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। बोला गया है +-10 माइक्रो कूलॉम चार्ज प्लेस्ड at 5 mm, ठीक है, +-10 माइक्रो कूलॉम चार्ज प्लेस्ड एट 5 mm, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजिशन, फाइंड द electric field at the axial position at 15 centimeter from the center। इसी में बी पार्ट है at 15 centimeter from at the equatorial position, at the
इक्वेटोरियल पोजीशन बाई 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग नोट करो और इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। चलो भाई, तो शायद आप लोग ट्राई करें, अपने मन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल देख लेते हैं। ये आपके पास +10 माइक्रोकूलॉम है चार्ज, ये आपके पास -10 माइक्रोकूलॉम है चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 5 × 10⁻, या यूँ बोलिए 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं 5 mm को 0.5 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब यहाँ से 15 सेंटीमीटर मान लो यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे मुझे निकालना है, ये कोई पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पे मुझे निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आपको पता है जो हम लोग डेरिवेशन किए थे वो यहाँ से किए थे, यहाँ से कितना डिस्टेंस लिया गया था, वो उस टाइम x डिस्टेंस माने थे। तो अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ से 15 है, ये 0.5 ये है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना, 14.75 क्या सेंटीमीटर। देख लो भाई, इस 0.50 को या 0.5 को मैं आधा करूंगा तो 0.25 आएगा, तो इसमें से 0.25 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 14.75 सेंटीमीटर। ठीक, आपके पास इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, 2p/4πε0 × x³। x क्या है यहाँ पे, 14.75, तो ये रखो यहाँ पे 2, ये 1/4πε0 क्या हो जाएगी, 9×10⁹। ठीक है, 2p आपके पास कितना है, q × 2l। q कितना है आपके पास यहाँ पे 10 × 10⁻6 माइक्रो, और 2l कितना है 0.5, तो 0.5 × सेंटीमीटर में है 10⁻²। ठीक है भाई, अब नीचे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे x को आप क्या लिखोगे, 14.75 × 10⁻² का होल क्यूब। ये होल क्यूब करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा, ध्यान देना। तो ये 10⁻6 और इस 10⁻6 को मैं शायद कैंसिल कर सकता हूँ। ये 10⁻2 है, यहाँ कटेगा, ये क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ये 2 और ये 0.5 कट मिल के क्या हो जाएगा, 2 × 0.5 1, तो ये हो जाएगा, और 9 × 10 90, और ये दोनों मिलके 1, तो 90 × 10⁻, ये हो जाएगा 7 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 14.75 का क्यूब। ठीक है भाई, अब एक बात ध्यान देना, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आपका काम है, ये करो, जो करोगे इतना आपका, जो भी करोगे ये जो भी आएगा वो N/कूलॉम ये आ जाएगा। देख लो, सॉल्व करो इसको। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है, ये अगर सॉल्व हो जाए तो अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ को चलते हैं। सेकंड पार्ट ये आपका काम है। सेकंड पार्ट में करना क्या है, वहां पे कुछ नहीं है खास, चलो एक बार ये पूरा बना ही देते हैं, ताकि ये आपके पास 10 माइक्रोकूलॉम है, ये भी आपके पास -10 माइक्रोकूलॉम। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। मान लो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा। ठीक है, हमने x के फॉर्म में, ये x = 15 सेंटीमीटर यहाँ पे निकालेंगे
तो यहाँ पे वाला जो फॉर्मूला निकाला गया था आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे इसके पहले एक्सेल पे 2p था, यहाँ पे p था, तो p अपॉन 4πε0 इंटू एक्स क्यूब, ये x क्या है, यही है सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखोगे 9 × 10⁻9, ये आएगा आपका क्या, q इंटू 12, q मतलब कि 10 इंटू 10⁻6 और 12 मतलब कि ये 0.5 इंटू 10⁻2 अपॉन में क्या लिखोगे भैया, एक्स क्यूब मतलब क्या 15 इंटू 10⁻6 इसका होल क्यूब, सॉरी ये 2 हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आएगा ना, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 15 का क्यूब, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका कटेगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या आएगा 5, और ये मिलेगा तो क्या आ जाएगा 45 इंटू 10⁻7 अपॉन ये 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 1 जा 15 3 जा 3 1 जा ये 5 जा, तो क्या आएगा ये 1/75 इंटू 10⁻7, ठीक है। अगर मैं इसको 2 0 दे दूं तो 10 पावर कितना आएगा 5 अपॉन ये 75, 25 3 जा 25 4 जा, ये 4/3 बस, 4/3 को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा E = 1.33 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलॉम। देख लो भाई, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए इसको कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसे आप लोग भाई देख लीजिएगा, कंसिडर करिएगा, अदरवाइज तो सही है। चलिए ये हो गया, अब चलते हैं कुछ आगे की तरफ को, सिलेबस को आगे बढ़ाएं या इसी पे का 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, देख लेता हूँ अगर का 1-2 क्वेश्चन हो सकता। देखो बोर्ड में इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, शायद मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं। चलो ये मैं इरेज कर रहा हूँ और चलता हूँ आगे, आप लोग वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना। चलिए भाई चलते हैं आगे की तरफ को, तो आगे शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली होता क्या है कि अगर सपोज करो आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को फ्री छोड़ दे रहे हो ना, तो वो चार्ज पार्टिकल जिस पाथ को ट्रेवर्स करता है वो पाथ ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करती है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, आपने इसको फ्री छोड़ा तो ये जिस पाथ को फॉलो करेगा ये पाथ ही आपका क्या शो करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है भाई, तो इसको आप लोग डिफाइन करना हो तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इसको लिखिए भाई, इट मे बी डिफाइंड along a curve when it is free to move and shows direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
अब हम लोग थोड़ा इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एक साथ खत्म हो रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कई प्रॉपर्टी है, उसको आप लोग नोट करिए। पहली प्रॉपर्टी है कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ऐसे इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, ये नोट करिए आप, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज को टर्मिनेट होगा। ठीक है, यहां से इस तरीके से निकलेगा और ये ऐसे यहां को जाएगा। ओके, ये आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है भाई, ये आप जो है ड्रॉ कर लो। हाँ, एक अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे कि पॉजिटिव चार्ज से तो ओरिजिनेट होगा बट टर्मिनेट कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे। या फिर अगर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उस केस में वो टर्मिनेट तो होगा नेगेटिव चार्ज पे बट ओरिजिनेट कहाँ होगा, इनफाइनाइट से। ठीक है, सेकंड, इट ऑलवेज फॉर्म एंड ओपन लूप। ठीक है, ये क्लोज कर्व नहीं बनाता है, ये ओपन कर्व बनाता है। इसको आप कर्व मतलब ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये क्लोज नहीं होता, ये ओपन कर्व होता है। एक आपका अगर ऐसे सपोज करो कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी और कहां जाके टर्मिनेट होंगी, ये इनफाइनाइट पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे कि ये ज्यूम करोगे कि जो नेक्स्ट चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है। इस वजह से आप उसको वहाँ जो है लगाओगे। सिमिलरली इसके अपोजिट, आप जैसे अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो आप ये मानोगे कि ये इनफाइनाइट पॉइंट है और यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं और आग कहाँ टर्मिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है भाई, नोट करिए, दूसरा पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ को। आप नोट करिए, मैं इसको इंग्लिश के ऊपर लिख रहा हूँ।
तीसरा पॉइंट है इट ओरिजिनेट रेडियली आउटवर्ड एंड terminate radially inward। अब भाई इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से जो ओरिजिनेट हो रहा है, देख लो आप, और ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे जो टर्मिनेट हो रहा है ना, ये क्या करते हैं कि सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक, ये सरफेस के साथ यहाँ से 90 डिग्री पे ओरिजिनेट होगा और ये 90 डिग्री पे ही टर्मिनेट होगा, कोई दूसरा एंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है भाई, इसको आप लोग नोट करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है चौथा पॉइंट है भाई कि स्ट्रेंथ, ऐसा लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन is greater at the surface of sphere and weaker at the far point from surface of sphere। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जो पॉइंट था यहां से जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है, ये ऐसे दूर जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो जो ये सरफेस के जो चार्ज है, चार्ज के सरफेस पे, क्योंकि चार्ज के सरफेस पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू फार पॉइंट। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इसकी डेंसिटी धीरे धीरे घटती चली जाएगी, और जब डेंसिटी घटती चली जाएगी तो क्या होगा, जो फील्ड लाइंस है वो वीकर होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप बात करो कि इस पॉइंट पे फील्ड लाइन मैक्सिमम, डेंसिटी मैक्सिमम है, और अगर मैं सेम यही सर्कल यहाँ फॉर्म करूँ, ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ 2 फील्ड लाइंस आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास कितनी, ये मैक्सिमम फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो ये क्या होगा, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, और ये क्या है, रीजन ऑफ वीक फील्ड। क्लियर है फ्रेंड्स, ये आपका रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड्स है, ये रीजन ऑफ वीक फील्ड है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस के नियर बाई पॉइंट है या सरफेस पे ही मान लो आप, और ये सरफेस से दूर है, इस वजह से। ओके, तो इसको आप नोट करिए। इसी को मैं समराइज करके अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना।
पांचवा पॉइंट है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन shows strength at that point। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस शोज स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। इसका मतलब वही हुआ जो पहला था कि भाई फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे समझो, मानो कि यहाँ पे ऐसे कुछ फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है। अगर मैं कोई एक स्मॉल एरिया ले रहा हूं, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले रहा हूं, और यही चीज यहां ले रहा हूं, तो ये जो है क्या होगा, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, और ये क्या आ जाएगा, रीजन ऑफ वीक फील्ड। क्लियर? ये यहाँ पे क्यों वही होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी ज़्यादा कंटेन कर रही है, कोई डेफिनेट एरिया, जबकि वही डेफिनेट एरिया यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम कंटेन कर रही है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर रीजन है और ये वीकर रीजन है। हम सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड का स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। ठीक है भाई, इसको नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेवर टू फील्ड लाइंस कट टू ईच अदर। इसका मतलब कि कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसको समझते हैं। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ intersection they form two directions of charge which is physically not पॉसिबल। भाई देखिए, जैसे कि ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, इसमें क्या है कि ये जो लाइंस है ये एक चार्ज का डायरेक्शन शो कर रहा है, ये जो लाइन है एक चार्ज का डायरेक्शन शो कर रहा है। एक्चुअली ये जो लाइंस होती हैं इस पे जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, टेंजेंट क्या शो करता है आपका, चार्ज का डायरेक्शन, उस पॉइंट पे चार्ज का डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो होगा कट करेगा, यहाँ पे जो चार्ज का डायरेक्शन वो एक तो इधर हो सकता है और एक इधर हो सकता है भाई। तो क्या एक पॉइंट पे कभी भी एक पॉइंट पे कभी भी एक पॉइंट पे कोई भी चार्ज क्या दो डायरेक्शन शो कर सकता है? ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आप खुद ही सोचो, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक इंस्टेंट पे एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, कभी भी दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी भी इंस्टेंट पे एक्स और वाई दोनों पे जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। या तो वो एक्स पे ही जाएगा या तो वो वाई पे ही जाएगा। हाँ, ये है टाइम के साथ साथ वो एक्स और वाई दोनों पे अलग अलग जा सकता है, लेकिन
एक ही टाइम पे दोनों एक्सिस को ट्रैप करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है नहीं होता। चलिए भाई इसको लिखिए, ये लिख लिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, चलिए इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट करिए। चलिए आगे एक पॉइंट और लिखिए, 7वां पॉइंट, नो फील्ड लाइंस इन no field lines enter into a कंडक्टर बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। जैसे कि आप ऐसे देख लो, यहाँ पे जो भी फील्ड लाइंस है वो आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। ये ऐसे है, ऐसे आया, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे है, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक। सब 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये सब कुछ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कभी भी इसके इस कंडक्टर रीजन के अंदर कोई भी फील्ड लाइंस एंटर नहीं करती है। ये क्वेश्चन आपका एक बार जेई में आया था, होपफुली ये नीट में आ सकता है, ठीक है। ठीक है भाई, ये फील्ड लाइंस है, ये इस सरफेस, इस बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसके पीछे भी रीजन है। अभी हम लोग देखे थे एक बार, जो रिंग वाला प्रॉब्लम किए थे, रिंग के कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया था, तो वहां पे क्या आया था, 0। वो क्या शो कर रहा था, वो ये शो कर रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर 0 होता है। सरफेस पे होगा लेकिन कंडक्टर के अंदर क्या होगा, फील्ड लाइंस 0 होता है। ऐसे ही ये भी है, तो ये भी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ यहाँ पे 0 होगा, इसकी वैल्यू सरफेस पे रहेगा, ठीक है। ये लिख लीजिए, ये हो गया। चलिए और एक पॉइंट लिखिए, 7वां हो गया, 8वां लिखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव क्लोजनेस, ऐसे लिख लो, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस shows strength of field lines। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर वो जो है यही वाला केस है, अगर यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस ज्यादा है तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे 3 रिजल्ट निकल के आता है कि अगर एट द सरफेस फील्ड इज मैक्सिमम at the far point field is minimum, और
तीसरा निकल के आता है कि अगर फील्ड लाइंस पैरेलल में है एट द पॉइंट ऑफ पैरेलल फील्ड लाइंस दे shows यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, अगर पैरेलल हैं तो वो यूनिफॉर्म फील्ड है। जैसे कि आप इसको समझो, मानो एक प्लेट है इस तरीके से, यहां से जो ये फील्ड लाइंस है वो ऐसे निकलती जाएंगी, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये जो कि ये पैरेलल फील्ड लाइंस हैं, तो ये क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड। ये भी यूनिफॉर्म फील्ड। ये दोनों रीजन कैसे हैं, ये दोनों रीजन ही यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। जबकि ये यहाँ पे स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम है स्ट्रेंथ, यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ और ये तीसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, नोट करो भाई इसे। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलिए चलिए भाई, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक, इतना फील्ड लाइंस बहुत है, 7 8 9 8 तो शायद हो गया है, बहुत है सफिशिएंट। अब चलते हैं कुछ आगे की तरफ को, टॉपिक को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एरिया वेक्टर के बारे में। अब हम देखो, अब हम लोग थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गॉस लॉ क्या है। तो इससे पहले, ये सब जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वेक्टर को एरिया वेक्टर को समझ लेते हैं कि एरिया वेक्टर, एरिया कैसी क्वांटिटी है आपको पता है भाई, एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे पता है, क्योंकि जैसे कि मान लो मैं ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। ठीक है, ये क्या शो करेगा, एक्चुअली ये शो करेगा एरिया इनटू एन कैप। ये एन कैप, ये भाई एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर में क्या करता है, एक मैग्नीट्यूड शो करता है, दूसरा डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन हुआ। ठीक, इसका जो एरिया होगा ये टूवर्ड्स द फ्रॉम द, इसका जो एरिया होगा एल से बी की तरफ को जाएंगे, तो एल से बी की तरफ को जा रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है टू आउटवर्ड फ्रॉम दिस व्हाइट बोर्ड। ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे, ये आप इसको इस तरीके से मानोगे कि ये जो प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर से ये 90 डिग्री ऊपर की तरफ को, ये एल से बी की तरफ को जा रहा था। कल हम लोग देखे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो टॉर्क में देखे थे, टॉर्क में क्या होता था भाई, टॉर्क इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लेंथ इनटू फोर्स था। तो लेंथ इनटू फोर्स, लेंथ से फोर्स की तरफ को हम ऐसे कर्ल करेंगे राइट हैंड को, जो थंब होगा, थंब का डायरेक्शन क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सिमिलरली हियर इज आल्सो, तो यहाँ पे भी एक क्या देगा आपको, लेंथ से एल से बी की तरफ को जाओगे तो ये आउटवर्ड, या बी से एल की तरफ को जाओगे तो ये इनवर्ड। तो ये आउटवर्ड या इनवर्ड, ये जो सीट है, सीट के या तो 90 डिग्री ऊपर की तरफ होगा या 90 डिग्री अंदर की तरफ होगा। ठीक, तो ये क्या शो करता है, एरिया वेक्टर।
ये इस पॉइंट के साथ ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये होता है एरिया। ओके, आप लोग प्रेशर में भी देखे होंगे, 11th में पढ़े हो प्रेशर, या हम लोग वही डिस्कस करेंगे अगर मान लो इन फ्यूचर, ठीक है। तो इतना टॉपिक आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ अब नेक्स्ट लेक्चर में करूँ। आज के लिए तो भाई ठीक है इतना। ओके, तो आप लोग देखिएगा, ये सब जो है नोट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए, खुद करिए, दूसरों से भी कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई। ओके, थैंक यू।